जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे रेलवे स्पेशल साइंस सीरीज में। रेलवे स्पेशल साइंस सीरीज का हमारा आज ये दूसरा वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने 1 से लेकर 31 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग 31 से लेकर 84 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, जो हमारा करीब 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिलेगा। और ये सारे 50 क्वेश्चन जो हमारा कभी ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, ऐसे कि लाइक एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आने वाले एग्जाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा 10,000 प्लस का जो सीरीज चल रहा है हमारा ये रेलवे स्पेशल के लिए, ये क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है और ये आपका आने वाला एग्जाम तक ही हमारा 10,000 प्लस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ से देख के चले जाते हैं तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और मैक्सिमम अगर 40 क्वेश्चन अगर आपका आता है टेक्नीशियन वगैरह में, तो आप याद कीजिएगा, यानी 35 क्वेश्चन जो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ईजी भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और अपना ये क्वेश्चन देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लार युक्त टाइलिन जो होता है किस माध्यम में सक्रिय होता है। यानी टाइलिन का जो मतलब हमारे प्रश्न यहाँ पे ये कहता है कि लार जो होता है, लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये हमारा टाइलिन पाया जाता है। प्रश्न पहला हुई है। और दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि लार युक्त जो होता है टाइलिन है, टाइलिन जो होता है हमारे लार में पाया जाता है। ये बताइए वो किस प्रक्रिया, किस टाइप में रहता है, वो अम्लीय में रहता है, क्षारीय में रहता है, या कम हल्का क्षारीय में रहता है, या हल्का अम्लीय में रहता है। तो आपके पास ऑप्शन हमारा डी है, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो हमारा टाइलिन एंजाइम जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारा मुंह में पाया जाता है, यानी मुंह और लार में पाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पृथ्वी से प्लायन वेग का मान क्या है। यानी पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना है। ऑप्शन आपके पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड और 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ना कि मीटर पर सेकेंड होता है। इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। ऑप्शन में हमें देखो मीटर सेकेंड भी दिया हुआ है, तो मीटर सेकेंड नहीं होगा, 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि हमारा जो मून का प्लायन वेग कितना होता है, तो मून का जो प्लायन वेग हमारा होता है 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो प्लान वेग होता है क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दे, तो वो वस्तु जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो दोबारा हमारे पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। यही इसी को हम प्लान वेग कहते हैं। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है हमारा पृथ्वी का होता है, और 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है हमारा वो चंद्रमा का होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस पौधों को बिना मिट्टी के पोषक तत्वों वाले घोल में उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी किसी भी पौधा को बिना मिट्टी के उपजाने के, यानी उगाने के, या इसको हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पौधे को बिना मिट्टी के या बिना मिट्टी के पोषक तत्वों के उगाने को हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हाइग्रोनॉमिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, कृषि योग्य फार्मिंग, या हाइड्रोफाइटिक्स। तो आपके पास आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग बिना मिट्टी के किसी पेड़ पौधों को उगाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है। यानी यूरिया जो खाद हमारा होता है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है। तो ऑप्शन आपके पास है 40%, 40%, 32%, 16%। तो आंसर हो जाएगा हमारा 46%। यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी प्रतिशत जो होती है, यानी परसेंट जो होती है, वो 46% होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, बस देखते जाइएगा आप लोग, बस एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलिसा नामक जो परीक्षण होता है, एलिसा नामक परीक्षण होता है किस रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एलिसा नामक परीक्षण जो होता है किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी या डिप्थीरिया। तो आंसर हो जाएगा आपका एड्स। एड्स जो होता है एलिसा नामक परीक्षण को पता लगाने के लिए, हमको एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा नामक परीक्षण का टेस्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन एड्स नहीं होता तो यहाँ पर आप टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड से भी हम लोग एलिसा परीक्षण टेस्ट करते हैं। यानी टाइफाइड का पता लगाने के लिए जो हम लोग किसका यूज करते हैं हम लोग, तो एलिसा नामक टेस्ट से हम लोग टाइफाइड का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्स भी करते हैं और टाइफाइड भी करते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि गन्ने में जो लाल सड़न नामक रोग जो होता है किस कारण से होता है। आपने देखा हो गन्ना में नीचे फटा फटा रहता है और लाल कलर का रहता है, तो वही जो वो कोई बीमारी होता है, तो वही पूछ रहा है कि वो जो लाल कलर का जो सड़न बीमारी होता है वो किस रोग के कारण होता है। ऑप्शन आपके पास है शैवाल, कवक, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कवक। कवक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई। फंजाई यानी कवक के कारण जो होता है लाल सड़न रोग होता है किसमें, गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाल रक्त समूह का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त समूह का यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी का जो होता है हमारा जीवन काल कितना होता है। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ऑप्शन आपके पास है 10 से 20, 30 से 40 दिन, यानी 90 से 120 दिन, या 100 से 140 दिन। तो आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी बनता कहाँ है, तो आरबीसी हमारा बनता है प्लीहा यानी स्प्लीन में, यानी कहाँ बनता है, प्लीहा में बनता है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 15 से 20 दिन होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। ये भी कहाँ बनता है, ये भी अस्थिमज्जा में बनता है। सॉरी, आरबीसी बनता जो है ना, ये बनता जो हमारा ये बनता है, ये बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन यानी प्लीहा को बोलते हैं, प्लीहा में जाके आरबीसी खत्म होता है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। आरबीसी बनता है कहाँ, बोन मैरो में, और जहाँ खत्म कहाँ होता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में खत्म होता है। लाल रक्त का डब्ल्यूबीसी भी का सेम कान है, बोन मैरो में बनता है और प्लीहा में जाके खत्म हो जाता है। तो लाल रक्त समूह का आरबीसी का कितना जीवन काल है, तो 90 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेकोमा एक रोग होता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग जो होता है हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपके पास है फेफड़ा को, किडनी को, आँख और प्लीहा को। तो हमारा ये हो जाएगा आँख, यानी ट्रेकोमा रोग जो होता है हमारा आँख को प्रभावित करता है, किसको, आँख को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में बह जाता है, यानी कौन सा विटामिन जो है पानी में घुल जाता है, ये हमारा कह रहा है। देखिए आपको हम सबसे अच्छा ट्रिक बताएंगे यहाँ पर पानी और वसा वाला। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, एक वाटर सोल्यूबल होता है, विटामिन दो तरह का होता है, दो टाइप से कर सकते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक होता है हमारा वसा में सोल्यूबल होता है। यानी वसा जिसको हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसको फाइट में सोल्यूबल होता है। तो देखिए पानी में जो होता है ना, बी और सी होता है, इसको याद मत कीजिए, लेकिन आपको जो ट्रिक याद करना है, कीड़ा के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कीड़ा जो होता है हमेशा जो होता है क्या होता है, वसा में घुल जाता है। कीड़ा छोड़ के जो भी विटामिन आपको दिखाई देगा यहाँ पर वो समझिए पानी में घुलनशील है, यानी बी और सी विटामिन जो है हमारा पानी में घुलनशील है, और कीड़ा जो होता है वह संघनशील है। तो आपके पास यही कह रहा है, ऑप्शन आपके पास बोल रहा है कि पानी में बह जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में विटामिन बी कहीं दिख रहा है, तो विटामिन बी, यानी ऑप्शन बी में हमको विटामिन बी दिख रहा है। तो ये हमको एक चीज़ इसको याद रखिएगा, कीड़ा को याद किया तो आपको अपने आप से ये सब याद हो जाएगा। यानी कीड़ा जो होता है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टाइलिन जो होता है किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है। टाइलिन जो हमारा एंजाइम होता है किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन आपके पास है स्तन ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, लाल ग्रंथि या जिगर ग्रंथि। तो आपके पास ऑप्शन सी हमारा क्या होता है, लाल ग्रंथि से टाइलिन निकलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि आंसू जो हमारा निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है हमारा आंसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस प्रकार की ग्रेनाइट जो होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया को ग्रेनाइट का परतदार माना जाता है। यानी ग्रेनाइट का किस प्रक्रिया को हम लोग परतदार माना जाता है। ऑप्शन आपके पास भ्रांस को बोलते हैं, यांत्रिक अपक्षय को बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय को, या मोड़ना को। तो यांत्रिक अपक्षय जो होता है वो हमारा एक प्रक्रिया होता है जो ग्रेनाइट को परतदार बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेरी कल्चर से किस का उत्पादन किया जाता है। यानी मेरी कल्चर जो होता है उससे हम किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है वृक्षों और झाड़ियों का, फूलों का, मधुमक्खियों का, या समुद्री जीवों का। तो ऑप्शन आपके पास डी जो हो जाएगा हमारा। तो मेरी कल्चर से हम लोग समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि झाड़ियों का किससे उत्पादन, झाड़ियों और वृक्षों का जो उत्पादन किया जाता है किससे, तो हमको ओरेरी कल्चर से कर सकते हैं। फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम एंथोलॉजी बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। मधुमक्खियों के उत्पादन करने के लिए जो खेती किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ईपी कल्चर बोलते हैं। ईपी कल्चर से हम लोग किसी का अध्ययन करते हैं या किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो ईपी कल्चर से हम लोग करते हैं मधुमक्खियों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो मेरी कल्चर किससे हो जाएगा, समुद्री जीवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रॉकेट उड़ाने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट जो हम रॉकेट में यूज करते हैं कौन सा ईंधन यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कोयला है, मिथेनॉल है, तरल हाइड्रोजन है, या यूरेनियम है। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा
बी, यानी हमारा जो होगा तरल हाइड्रोजन, यानी लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है हम लोग किस में यूज करते हैं, रॉकेट में यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का किस में यूज करते हैं हम लोग, लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं किस में, रॉकेट के उड़ाने में, ठीक है, ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोमा रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। ग्लूकोमा एक रोग है, वो कह रहा है कि मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास है किडनी, लीवर, छोटी आंत या आँख। तो ग्लूकोमा रोग हमारा हो जाएगा आँख, ऑप्शन डी। ग्लूकोमा रोग जो हमारा होता है वो किससे होता है, आँख से संबंधित है, ठीक है। ट्रैकोमा रोग भी पढ़े हम लोग किससे, तो ट्रैकोमा रोग भी होता है हमारा आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूत्रकृमि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलकृमि। सूत्रकृमि को हम लोग गोलकृमि के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेमाटोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेमाटोड के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकृमि जो होता है होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन आपके पास फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, एन्सेफलाइटिस या कुष्ठ रोग। तो आपके पास ऑप्शन ए हमारा जो होगा फाइलेरिया होता है, यानी गोलकृमि यानी नेमाटोड से जो हमारा होता है क्या होता है, फाइलेरिया होता है। सूत्रकृमि से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। गोलकृमि से क्या होता है, तो हमारा ये हो जाएगा फाइलेरिया बीमारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनरिको टेक्नोलॉजी क्या है। जेनरिको टेक्नोलॉजी जो है इससे हम क्या निकालते हैं, क्या पता चलता है इससे। तो आपके पास ऑप्शन है, एड्स से बचने के लिए एक रक्षा पद्धति है, या खाद्य फसलों की प्रजातियों को विकसित करने की एक विधि है, या आनुवंशिक रोगों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करने की एक विधि है, या मोतियाबिंद को रोकथाम तकनीकी है। तो जेनरिको टेक्नोलॉजी क्या है, तो जेनरिको टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा आनुवंशिक रोगों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करने की एक विधि है। यानी कोई भी आनुवंशिक रोग होने वाला है उसको पहले से पता करने के लिए हम लोग किस चीज़ का, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हमारा जेनरिको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किस चीज़ को, पूर्व, यानी कोई भी आनुवंशिक रोग है उसको पहले जानकारी करने के लिए, यानी पहले से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जेनरिको टेक्नोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन आपके पास है वैक्यूम, पानी, गिलास, शराब। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी वैक्यूम में प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है, सी बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और 3 स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि निर्वात में सबसे स्पीड होता है। तो ऑप्शन हमारा आपके पास एक हो जाएगा, वैक्यूम निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से शरीर का विकास में बाधा आती है और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। ऑप्शन ये कह रहा है आपके पास विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन बी या विटामिन B2 का। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा हमारा विटामिन यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए आप कि यहाँ पे जो है ना विटामिन एक B6 को ऑप्शन कर लिए, विटामिन B6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विटामिन की कमी से शरीर के विकास में बाधा आता है और व्यक्ति की एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 से जो हमारा होता है एनीमिया रोग का शिकार हो जाता है, और उसका जो शरीर जो होता है उसका बढ़ नहीं पाता है। किसके कारण, विटामिन B6 के कारण होता है। विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। किसको, विटामिन B6 को हम लोग पैरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को हम लोग जानते हैं, विटामिन बी को हम लोग थायामीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को हम लोग थायामीन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B12 को कोबलामाइन के नाम से जाना जाता है। कोबलामाइन के नाम से जाना जाता है। कोबलामाइन में क्या होता है, सबसे बड़ा कोबाल्ट पाया जाता है। एक विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें, कोबलामाइन। विटामिन B12 में कोबलामाइन पाया जाता है, कोबलामाइन कहते हैं, और इसको कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो विटामिन B6 का क्या होगा, पैराडॉक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण नेपच्यून जो हमें हरा दिखाया जाता है। जो नेपच्यून एक ग्रह जो है हमें हरा दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, वही कह रहा है। निष्क्रिय गैस के कारण, हाइड्रोजन कारण, मीथेन के कारण, या किसके कारण, अमोनिया कारण। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मीथेन के कारण जो होता है, नेपच्यून जो गैस होता है, जिसको हम लोग नेपच्यून को क्या कहते हैं, नेपच्यून को हम लोग बोलते हैं वरुण का, वरुण, यानी नेपच्यून किसको कहते हैं, नेपच्यून इसको हम लोग वरुण भी कहते हैं। तो वरुण जो होता है हमारा, वो हमारा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, मीथेन के कारण वो जो हमें हरा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी का कितने अणु का निर्माण होता है। यानी एक ग्लूकोज के दहन से हमें कितना एटीपी यानी एक ग्लूकोज के दहन से हमें कितना एटीपी निकलता है, तो हमें
38 एटीपी की ऊर्जा मिलती है। एक ग्लूकोज के दहन से हमें कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 38 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के चेहरे की हड्डी में चेहरा कितने हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? यानी मनुष्य का चेहरा, हमारा जो फेस देख रहे हैं, उस फेस में कितने हड्डी हैं? तो ऑप्शन आपके पास है 6, 8, 14, 22। तो हमारा जो जाएगा 14। 14 हड्डी हमारे फेस में पाया जाता है। कितना हड्डी? 14 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, आप लोग बस सुनते जाइए, देखते जाइए, आप लोग को याद हो जाएगा। जब बोल रहे हैं ना, आपको ज़्यादा याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? अभी हम लोग पढ़ा था 120 दिन। ठीक है, तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? जो समुद्री घोड़ा आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का है, या सरीसृप वर्ग का है, या स्तनधारी वर्ग का है, या इनमें सभी है? तो हमारा हो जाएगा मत्स्य वर्ग का। किस वर्ग का आएगा? तो हमारा जो समुद्री घोड़ा होता है वो हमारा मत्स्य वर्ग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नॉन स्टिक बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी परत पतली होती है? यानी ये कह रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन यानी वैसा बर्तन जिसमें खाना चिपकता ना हो, तो वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? ऑप्शन आपके पास है, एक्रिलीन का बना हुआ है, नार्लोन का बना हुआ है, टेफ्लॉन का बना हुआ है, या पॉलीथीन का बना हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी, यानी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है हमारा नॉन स्टिक बर्तन में यूज किया जाता है, जिससे खाना उसमें चिपकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? लौह अयस्क की सबसे सर्वोत्तम अयस्क यानी सबसे बेस्ट लोहा कौन सा है? कौन सा अयस्क है? ऑप्शन आपके पास है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, या सैटेराइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। यानी मैग्नेटाइट जो आपके पास होता है सबसे उच्च किस्म का लोहे का अयस्क है। याद रखिएगा किसको? सबसे उच्च किस्म का मैग्नेटाइट होता है लोह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? यानी हम पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग, हमें चंद्रमा जो दिखाई देता है, वो कितने भाग को हम लोग देख सकते हैं? तो ऑप्शन हमारा है 51%, 59%, 53%, 95%। तो अपना आंसर हो जाएगा हमारा 59% भाग को जो हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। यानी चंद्रमा का जो 59% भाग है हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा मौजूदा होता है? यानी कौन सा अम्ल मौजूद होता है, यानी कौन से एसिड होता है? तो ऑप्शन आपके पास है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या टॉर्टरिक एसिड। आपके पास क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को कहा जाता है। ऑप्शन है प्रणोदक, एम्बर, कोयला, दहन। तो इसकी क्या कहा जाता है? तो प्रणोदक। यानी रॉकेट का जो ईंधन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट का जमना जो है, सीमेंट जो जम जाता है, कह रहा है कि सीमेंट का जमना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन आपके पास है इंडोथर्मिक, थर्मोप्लास्टिक, अपघटन, या रचना। देखिए यहाँ पर ये इसको जो है ना एक करेक्शन कर लीजिए। इसका होता है, एक लिख लीजिए इसकी जगह पर ही, उष्मा छेपी, यानी उष्मा छेपी। तो सीमेंट का जमना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये हमारा हो जाएगा उष्मा छेपी प्रक्रिया है। सीमेंट का जमना किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो हमारा उष्मा छेपी प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी आयतन मतलब वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या घटने से बढ़ता है? तो यह हो जाएगा बढ़ता है। यानी पानी जो है जब बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत बल्ब भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी किसका उपयोग विद्युत बल्ब को भरने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है पोटेशियम, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो हम कर देंगे आर्गन। आर्गन जो होता है हम लोग विद्युत बल्ब में भरा जाता है। आर्गन प्लस वेपर, यानी वो सोडियम वेपर प्लस आर्गन जो हम लोग यूज करते हैं किसमें? विद्युत बल्ब भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना वायरस द्वारा फैलता है? यानी वायरस से फैलने वाला रोग इसमें से कौन सा है? तो क्षय रोग है, टाइफाइड है, प्लेग है, पोलियो। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा डी, यानी पोलियो जो हमारा है वो पोलियो जो हमारा फैलता है वो वायरस से फैलता है। ठीक है, यानी वायरस द्वारा फैलता है, यानी वायरस द्वारा फैलता है, यानी विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, बाकी क्षय रोग हो गया, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, ये सब हमारा कितना जीवाणु द्वारा, यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चांदी पर काला धब्बा का कारण क्या है? यानी चांदी को देखते होंगे आप, कोई भी चांदी का सामान आपके पास आता है तो वो काला हो जाता है, तो क्यों होता है? तो ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, सल्फाइड के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा सल्फाइड के कारण जो होता है आपका रंग, जो चांदी का रंग काला हो जाता है सल्फाइड के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सर्जरी में उपयोग करते हैं, सांचा बनाने में करते हैं, मूर्ति बनाने में। तो सांचा बनाने में यूज करते हैं, सांचा बनाने के लिए कहते हैं, मूर्ति बनाने के लिए भी करते हैं, और सर्जरी में यूज करते हैं। जब हाथ पैर हमारा टूट जाता है तो उसमें जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो इनमें से सभी यानी सबका यूज हम लोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सांचा बनाने में भी, यानी जैसे कोई मूर्ति बनाना है हमको तो उसका सांचा चाहिए ना, तो वो सांचा बनाने में हमको किसका यूज करते हैं, सांचा बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मूर्ति बनाने में भी और सर्जरी में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन का प्राप्त होता है, यानी एजाडिरेक्टिन जो हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है, तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीता से। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीम। नीम से हमारा क्या बनता है, प्राकृतिक कीटनाशक यानी एजाडिरेक्टिन। जैसे आप लोग क्या देखते हैं कि एजाडिरेक्टिन वही होता है, प्राप्त होता है, जैसे हम लोग कोई अनाज वगैरह क्या रहता है, अनाज वगैरह को नीम का पत्ता रख देते हैं सुखा के, तो हमारा जो वही नीम से ही पता करता है क्या, कौन सा, एजाडिरेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक क्या है, पौधा है, औषधि है, सिरप है, विषाक्त पदार्थ है। तो ये हमारा क्या होता है, एक औषधि, क्या है, एक औषधि, एंटीबायोटिक औषधि है। औषधि हमारा जो एंटीबायोटिक जो हमेशा काम करता है बैक्टीरिया पे काम करता है, ना कि वायरस पे काम करता है। वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो हमारा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक क्या है, तो हमें एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में कौन बदलता है, खमीर, राइजोब्स, लैक्टोबैसिलस या राइजोम। तो हमारा क्या करता है, खमीर। खमीर का काम क्या होता है, दूध को दही में बदलना। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, यानी दूध को जो दही में बदलने वाला काम जो है, दूध से दही जो बनता है हमको, उसमें लैक्टोबैसिलस के कारण हमारा होता है। खमीर जो होता है हमारा वो क्या करते हैं, वो शराब में यूज करते हैं हम लोग खमीर का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण हमारा दूध से दही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 का नाम से अधिक जाना जाता है, क्या ऑप्शन है, पागल गाय रोग, स्वाइन फ्लू या सामान्य फ्लू या रेबीज। इसका हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को हम लोग H1N1 के नाम से जाना जाए। अगर आपसे पूछ लेगा तो बर्ड फ्लू किससे होता है, तो बर्ड फ्लू जो होता है H1N5 से बर्ड फ्लू होता है, H5 से बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, H1N5 बर्ड फ्लू और H1N1 जो होता है वो क्या है, स्वाइन फ्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रडार का आविष्कार कौन किए थे, रडार का जो आविष्कारक थे हमारे वो कौन थे। ऑप्शन आपके पास है, रॉबर्ट वाटसन है, और अपने पास है फ्लेमिंग है, बुशवॉल है, ऑस्टिन है। तो हमारा रॉबर्ट वाटसन जो हमारा ये रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है, यानी एफ्लाटॉक्सिन, यानी मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तताओं से कौन सा बीमारी होता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या है, हृदय है, फेफड़ा है, और आपके पास है क्या, किडनी है और जिगर है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा जिगर, यानी लीवर में बीमारी होता है। कौन सा, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पदार्थ यानी विषाक्तता यानी टॉक्सिन से कौन सा बीमारी होता है, तो ये लीवर में बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया था। अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में बताया था हम लोग, कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, कोबलामाइन के नाम से विटामिन B12 का नाम जाता है। विटामिन B को हम लोग जानते हैं थायामीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B2 थायामीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा रक्तचाप मापने वाला उपकरण है, एस्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, रक्त दाब मापी या एमीटर। तो हमारा हो जाएगा रक्त दाब मापी। ठीक है, रक्त दाब मापी से हम लोग किसका नाम यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, रक्त दाब मापी, यानी इसको इस नाम से जानते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर जानते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। रक्त दाब मापी को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए हमें किस धातु मतलब क्या, इसको मेटल का यूज करते हैं। तो यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यूरेनियम से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेंडुलम की समय अवधि यानी टाइम जो होता है, पेंडुलम का जो होता है टाइम जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपके पास है, लंबाई से ऊपर निर्भर करती है, समय के साथ करती है, या तापमान पर निर्भर करती है। तो ये हमारा होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। पेंडुलम का
आवर्तकाल, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो हमारा लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा रहेगा तो पेंडुलम का काम स्लो करेगा, और अगर लंबाई कम रहेगा तो हमारा पेंडुलम जो है थोड़ा सा टाइम क्या कहते हैं आवर्तकाल जो होगा उसका बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो पेंडुलम का समय अवधि यानी टाइम पीरियड जो होगा लंबाई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय सुई जो होता है किस ओर इंगित करती है, यानी चुंबकीय सुई जो होती है किस ओर इंगित करती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या आकाश की ओर। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर। यानी चुंबकीय सुई जो होता है वो हमारा किस तरफ करती है इंगित, तो उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूब में सफ़ेद रोशनी कैसे उत्पन्न की जाती है, यानी ट्यूब एक ट्यूब है, अगर उसमें को रोशनी उत्पन्न करना है तो कैसे करेंगे। तांबे के तार को गर्म करके, फाइबर को गर्म करके, परमाणु उत्तेजित करके या अणुओं को जलने से। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, तांबे के तार को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें सफ़ेद रोशनी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्र में ऊंची लहरें कैसे बनती है, भूकंप से, सूर्य से, सितारों से, चंद्रमा से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी चंद्रमा से। चंद्रमा से जो होता है वो बनता है सूर्य से भी, लेकिन चंद्रमा से जो होता है मैक्सिमम ऊंचाई लहरें होती है, यानी हमारा लहर है जिसको क्या बोलते हैं लहर, मैक्सिमम किससे होता है चंद्रमा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, अगर कमरे को ठंडा करना है तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन है पानी को कमरे में बहा देंगे, या संपीड़ित गैस को जारी करके, एलपीजी करके, या ठोस को पिघला के। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी संपीड़ित गैस यानी कॉम्प्रेसिबल गैस को जो है उसको छोड़ करके हम किसी कमरे को ठंडा कर सकते हैं। तो हम लोग एसी में क्या करते हैं, एसी में यूज करते हैं हम लोग कंप्रेसिबल गैस ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग कंप्रेसर किसी रूम को ठंडा करने में क्या किसका यूज करेंगे, तो संपीड़ित गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के तरीका क्या कहलाता है। रंगों को प्रिज्म से अलग किया जा सकता है, रंगों को फिल्टर से अलग किया जा सकता है, पौधों के रंग विधि से हो सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगों को जो है ना प्रिज्म से अलग अलग किया जा सकता है, यानी प्रिज्म से किसी एक लाइट को अगर हम प्रिज्म में गुजारते हैं तो उससे हम अलग अलग रंगों को निहार सकते हैं। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है, चंद्रमा के मध्य में होता है, पृथ्वी के बीच होता है, या सूर्य के मध्य में होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में और बृहस्पति उस रेखा में होता है। तो आंसर हमारा चंद्रमा में जाता है। क्या होता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारा क्या होता है सूर्य ग्रहण लगता है। अगर आपको बोलेगा कि पृथ्वी ग्रहण कब लगता है, सॉरी चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्रमा जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारा पृथ्वी आ जाता है तो हमारा क्या लगता है हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या होता है चंद्रमा जो होता है उसके बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन आपके पास है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो आपके पास सबसे छोटा दिन जो होता है हमारा वो होता है हमारा 21 मार्च को होता है। ठीक है, 21 मार्च को, 29 यानी 21 मार्च को होता है। कब होता है 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 मार्च को होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप पहुँच ही गए तो आप एक और फैक्ट बताते हैं आपको। तो 22 दिसंबर को जो होता है ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन जो नॉर्थ में कब होता है, सबसे बड़ा नाथ कब होता है नॉर्थ गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन अगर यही पूछेगा अगर साउथ में सबसे छोटा दिन कब होता है, साउथ में सबसे छोटा दिन जो होता है हमारा वो हमारा होता है 21 मार्च को। और साउथ में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना विघटित किया जा सकता है, यानी सोना को जो है विघटित यानी सोना को हम लोग घोल सकते हैं किसी चीज़ में, यानी सोना को हम लोग पिघला सकते हैं किसी चीज़ में। तो किस चीज़ में कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो आंसर इसका जाएगा सी, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यानी देखो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है एक्वा रेजिया का निर्माण करता है। और सोना जो हमेशा जो है एक्वा रेजिया में ही घुल सकता है। अब देखिए नाइट्रिक एसिड और HCl और NH3 यानी नाइट्रिक एसिड जो है दोनों का जो रहता है वो रेशियो रहता है 3:1 का रेशियो रहता है। तो वही कह रहा ऑप्शन सोना विघटित किया जा सकता है, सोना को हम लोग पिघला सकते हैं किस में, तो 3:1 में, यानी HCl के 3 और 1 का नाइट्रिक एसिड में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूहे के जहर को मारने के लिए, यानी चूहे के जहर को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है और किस पदार्थ से बना रहता है। तो ऑप्शन आपके पास एथिल अल्कोहल है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जिंक फॉस्फाइड है या एथिल आइसोसाइनाइड है। तो हमारा यह होगा जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड द्वारा जो हमारा चूहे को मार सकते हैं, यानी चूहा जो मारने वाला काम किससे करते हैं हम लोग, तो जिंक फॉस्फाइड से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजन जलने से क्या उत्पन्न होना है। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हमें क्या उत्पन्न होगा। ऑप्शन अपने पास है, ऑक्सीजन निकलेगा, धुआं देगा, या मिट्टी से या पानी से। क्या मतलब हमको पानी देगा, क्या देगा, पानी देगा। यानी हाइड्रोजन के जलने से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, यानी क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, चलिए ये हमारा टोटल क्वेश्चन कर दिए हम लोग, करीब 54+ क्वेश्चन हम लोग कर दिए। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा क्वेश्चन देखे होंगे और आप बताइए कमेंट करके कि आप लोग कितना क्वेश्चन इसमें से कर पाए हैं। ठीक है, अपना अपना स्कोर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे लेके 50+ क्वेश्चन लेके, जो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।